अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं भाई। वीकेंड वाइब्स जो होती है ना वो अलग ही होती हैं। आज के प्लान्स कुछ डिफरेंट होते हैं, आज के प्लान्स बिल्कुल अलग होते हैं, कुछ मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं और लोग प्लान कर रहे होते हैं कि भाई आज हमने डिनर पे जाना है, आज घूमने फिरने जाना है। और जो हस्बैंड वाइफ है वो जाहिर सी बात है ये प्लान कर रहे होते हैं कि उन्होंने ससुराल जाना है या फिर खातून ने अपने मैके जाना है। तो ये सारे प्लान्स होते हैं जी सैटरडे के, और जो सैटरडे है ना उसको बहुत अच्छा आपने गुजारना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है, वीकेंड ऐसा होता है जिस दिन सब लोग ये चाहते हैं कि वो मौसम का मज़ा भी लें और अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय भी करें। तो एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जो मौसम है ना और इस वक्त जो मौसम के हालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि कुछ खुशकी है, कुछ सर्दी है, कुछ थोड़ा सा मौसम जो है वो शेक हुआ है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ओवरऑल आज से 3 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो क्या होगा, मुख्तलिफ जगहों पर क्या होगा कि बारिश है जी, बर्फ़बारी है। इसकी पेशगोई करते हुए महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस दौरान जो है वो पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी मौजूद है। तो ख़बरदार रहें वो शहरी जो कि इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि वो जाएंगे पहाड़ों पर और इस तरह की कोई माउंटेनिंग करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान बारिश और बर्फ़बारी मुतवक्के है। जबकि जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ भी बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है। इस्लामाबाद अगर बात करें तो इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पंजाब, मरी और गलियात में भी बारिश मुतवक्की है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद है, जिसके बायस शहरियों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जो है वो हिदायत की गई है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं सोने के हवाले से ये खबर कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो क्या हुए। सोने की ऊंची उड़ान थम गई है, बड़ी कमी देखने में आई है जी। और आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में $291 फ़ी औंस जो है फ़ी औंस तक कमी हो गई है। अच्छा जी, 1 तोला सोना 5,72,862 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जबकि सोने के सौदों में मुसलसल खरीदारी के बाद फ़रोग भी देखी गई है। तो ये है जी अपडेट जो मैंने आपके साथ में शेयर की और मौसम के हवाले से भी आपको बताया। अच्छा जी, अब एक और ख़बर मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ एंड इट्स अबाउट हेल्थ। अच्छा जी, शहर में एक बार फिर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो खसरा के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और रोज़ाना दर्जनों जो बच्चे हैं उनको बुखार हो रहा है, जिसम दर्द की शिकायत मौसूल हो रही है। अस्पतालों में बहुत ज़्यादा इस हवाले से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बड़ी तादाद में मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तो वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो इसकी वैक्सीन लगाएं और बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए जो खसरा से बचाव की वैक्सीन है वो लगवाई जाए। और इसके अलावा हर साल जो है इस तरह के जब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो यही कहा जाता है कि इसका हल वैक्सीनेशन है और वैक्सीनेशन पर पूरी तरीके से अमल किया जाए ताकि बच्चे इस बीमारी से बच सके। तो वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ख़बरदार, होशियार। इस तरह का जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। अस्पताल जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि इस तरह के पेशेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा जी, एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में मैं शेयर कर लेती हूँ और ये खबर है जी शब बारात से रिलेटेड। शब बारात की आमद है और इस हवाले से नाज़िमाबाद टाउन के जो 4 कब्रिस्तान हैं वहाँ पर इक़दामात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, ये पापोश नगर है, खामोश कॉलोनी है, खज्जी ग्राउंड और सिंधी मुस्लिम जो है वहाँ पर जो कब्रिस्तान है वहाँ पर काम जारी है। और ये सारी सिचुएशन जो है वो फोकल पर्सन ज़हीर अहमद ख़ान साहब जो है उन्होंने बताया है और उनके मुताबिक ये सारी सिचुएशन उन्होंने बताई है कि वहाँ से कब्रिस्तान के बैरूनी रास्तों से तजावुज़ात भी हटाई जा रही हैं। और इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और ख़बर ये भी है कि शब बारात के मौके पर जो है वो सिंध में तमाम जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे, यानी कि आम तातील होगी। तो महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध का 4 फरवरी बरोज़ बुध तातील का ऐलान सामने आया है और सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजेस 4 फरवरी को बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का शब बारात पर तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला, स्टीयरिंग कमेटी तालीम के फैसले पर 4 फरवरी को तातील होगी। तो ये जी खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की और ये थी वो खबर जिसके हवाले से बताना ज़रूरी था। और स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े कंसर्न होते हैं कि अगर कोई अहम दिन है तो उस दिन हमारी छुट्टी होगी या नहीं होगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में शेयर करते हैं एक ज़बरदस्ती रेमेडी। और रेमेडी क्या है हमारे पास? रेमेडी ये है कि भाई बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ये सोच रही होती हैं कि हमने अपनी स्किन पर ग्लो लाना है और आपने कहीं जाना है और आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं हैं जिसको आप मैनेज कर सकें और जिसके वजह से आपकी स्किन पर ग्लो आ सके। तो आपने करना कुछ इस तरह से है कि घर में आपने जो कोकोनट ऑयल है
वो फेस अपना वॉश करके आपने मुंह धो के जो है वो कोकोनट ऑयल अपने फेस पर लगाना है, अच्छी तरीके से मसाज करना है। 2 मिनट तक आप मसाज करेंगे और 2 मिनट के मसाज के बाद आपने ये करना है कि अपना फेस वॉश कर लेना है और फिर 15 मिनट बाद आप अपना मेकअप करेंगे तो आपकी स्किन पर ग्लो आएगा, आपकी स्किन जो है वो यंग लगेगी। और ये सारी जो रेमेडी है ये बहुत सारी एक्ट्रेस और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है ये करती हैं कि मेकअप से पहले वो ज़रूर कोकोनट ऑयल जो है वो अपने ऊपर लगाती है, फेस के ऊपर लगाती हैं और उसकी वजह से स्किन ग्लो आता है, रिजुविनेशन होती है और नेचुरल आपको लगता है कि आपने कोई शायद ना कोई शाइनर वाला मेकअप किया हुआ है, हालांकि वो सिर्फ कोकोनट ऑयल का कमाल होता है। तो ये जी एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है कि मेकअप से पहले आपने स्किन पे ग्लो लाने के लिए करना क्या है, तो आपने ये ज़रूर रेमेडी जो है वो ट्राई करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा मेरी चाय आ गई है और जब चाय आ जाती है ना तो उसका मतलब ये होता है कि ब्रेक आ गया है। तो फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे और शो को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आज स्पेशल क्या है? आज भाई T20 है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए हम सब एनर्जेटिक हैं, उसके लिए हम सब चाहते हैं कि हमें कुछ पता चले कि जी आज पाकिस्तान किस प्लानिंग के साथ उतर रहा है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और इससे पहले वाला जो T20 हमने जीता उसमें जो हमारी खामियां हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं, हमारे जो फ्लॉज हैं उनको कैसे फिलअप किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सबा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आप जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं हमें, उन सबको वेरी गुड मॉर्निंग। और जबरदस्त, मैं ठीक, आप ठीक हो? सब खैरियत है ना? बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। बस ये बताएं कि आज जो है एक ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है नसीम भाई, और आप जिस तरीके से मैच को देखते हैं या आपके जो एनालिसिस होते हैं दैट्स अमेजिंग। क्या करना चाहिए, किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान को आज उतरना चाहिए और जो आपको लगता है कि हमारी कमियां थी पिछले मैच में उसको किस तरह से आज ओवरकम करना चाहिए? सबा, बिफोर वर्ल्ड T20 हमारे पास 2 ही कॉम्पिटिटिव मैच रह गए हैं। एक आज हमने खेलना है, एक कल खेलना है, उसके बाद हमने वर्ल्ड T20 में शिरकत करनी है। हाँ। तो उस लिहाज से ये दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम आई भी, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स गए हुए IPL खेलने के लिए और उनकी कोई कमजोर टीम आई है। ये वो टीम आई है कि जिसने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हम एक तगड़ी टीम से मुकाबला कर रहे हैं, अच्छी टीम से मुकाबला कर रहे हैं। सारे उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं टीम के अंदर। पाकिस्तान ने पहला मैच जीता, अब मेरे ख्याल में 15 रन हमने कम किए थे। जिस तरीके की बैटिंग हमारी दिखाई दे रही है और जिस तरह हम खेल रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने, खासकर स्पिनर्स ने आके दरमियान में जो शानदार रोल प्ले किया था। स्पिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, क्योंकि श्रीलंका में जिस तरीके की पिचेस होती हैं, तो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बैलेंस साइड उतारी है। मैं समझता था अगर सिर्फ एक नसीम शाह जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे रिसेंट पास्ट में, उनकी जगह वसीम जूनियर होते, बाकी टीम आप क्या उतारते? सुफियान मुकीम को रख सकते थे किसी एक ऑलराउंडर की जगह। लेकिन अगर मैं देखता हूँ टॉप ऑर्डर अपना साहबजादा फरहान, फिर साइम अयूब, देन कैप्टन आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए सलमान, देन उधर से फिर बाबर आ जाते हैं, बाबर के बाद आपके पास फखर आ रहे, फखर के बाद उस्मान आ रहे, सही ये तो यही हो गए। फिर आपके पास फहीम अशरफ 7, शादाब 8, नवाज 9, ये आपकी बैटिंग खेल रही है। 10 पे शहीनशाह अफरीदी आके बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बैलेंस टीम है पाकिस्तान की, अच्छी टीम है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम जो रन कम कर रहे हैं, हमें उन रन को जो है वो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे सबा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, वहाँ की पिचेस भी बहुत ज्यादा स्लो हैं। अच्छा, श्रीलंका के हवाले से बात करेंगे कि आर वी गोइंग देयर और नॉट, लेकिन सबसे पहले जो मैच के हवाले से मैं बात करूँ, हर मैच में ना एक स्टार प्लेयर होता है। हु इज योर स्टार प्लेयर इन दिस टीम? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, सच कह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। मैं स्टार प्लेयर ढूंढ रहा होता हूँ अपनी टीम के अंदर कि जिससे मुझे ये एक्सपेक्टेशन हो गई ये परफॉर्म करेगा। या ये 4 में से 2 मैचों में तो परफॉर्म करते ही करते हैं, 5 में से 3 मैच तो परफॉर्म करते हैं, 2 में ना भी करे, ये ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ये कंसिस्टेंसी पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई नहीं दे रही। आज साइम अयूब ने 41 रन कर दिए, 2 आउट कर दिए, कल साहबजादा फरहान 45 रन कर देंगे। मैं ये चाहूंगा कि साइम अयूब की जो फॉर्म है वो तीनों मैचों में मुझे दिखाई दे, जिस तरीके की फॉर्म उनकी दिखाई दे रही है। या जो खिलाड़ी कंसिस्टेंट रन कर रहे हैं वो जरा बड़े रन करे, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है बिफोर वर्ल्ड T20 बहाल हो। तो वो चीज में एक कोई इनिंग सब आगा सलमान खेल देते हैं, कोई एक इनिंग साहबजादा फरहान खेल देते हैं, कोई एक
इनिंग काश के बाबर की जानिब से भी जरा जल्दी अच्छी सी नजर आ जाए कि हमें लगे कि बाबर को हमने अच्छा, शामिल बाबर किया आजम था। जो है ऑब्वियसली उनके बहुत सारे फैंस हैं, लोग उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बाबर आजम को आप कैसे देख रहे हैं? स्पिन क्यों नहीं सही खेल पाते बाबर आजम? देखिए बाबर आजम से तो अभी फास्ट बॉलिंग नहीं खेली जा रही थी बिग बैश में, जी, जरा सी बीबीएल। ऊपर आती हुई गेंद पे वो फंस गए थे और जी। बड़ी खराब परफॉर्मेंस रही उनकी वहाँ। बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस थी। आई थिंक वो ऐसी परफॉर्मेंस थी कि जो उनका कॉन्फिडेंस शेक कर सकती है। और मैंने देखा था कि जो पहला मैच खेल रहे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो कॉन्फिडेंस बाबर का नहीं था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम समझ रहे थे कि बिफोर बिग बैश वो दिखाई दे रहे थे। तो बाबर के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सब। बाबर इसमें रन करके अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। वहां पे कोई बाउंसी ट्रैक नहीं होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरह। वहां पर आपने सही बात की कि हम स्पिनर से बाबर जो फंसते हैं, हाँ। अब बाबर स्पिनर्स की प्रैक्टिस करें। और क्योंकि बाबर ने 4 नंबर पे बैटिंग करनी है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली अब बाबर को स्पिनर्स खेलने पड़ेंगे। अब जो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते थे तो वहाँ फास्ट बॉलर्स के साथ वो रन्स कर लिया करते थे, अब उन्हें स्पिनर्स पे रन करने हैं, क्योंकि आपने देखा कि टीम कैप्टन सलमान आगा 3 नंबर पे आ गए, जो बाबर का स्लॉट था। अब बाबर 4 नंबर पे खेल रहे 4 हैं, तो नंबर बाबर पे। को और ज्यादा स्पिनर्स खेलने पड़ेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सही। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि बाबर आजम को प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाबर आजम काफ़ी टाइम से ना ऐसा लगता है कि किसी शेल में है, या उनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज है या वो जो परफॉर्मेंस है उनकी, जिसको कहते हैं ना कि खुल के खेलना और फिर खेल के प्रूव करना कि आई कैन डू दिस। आई डोंट नो, आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो स्पिन को क्यों नहीं खेल पा रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है। बात सारी यही है ना कि जब कहा जाता है कि जी फलां को आपने टीम में नहीं रखा, फलां प्लेयर को आपने टीम में नहीं रखा, लेकिन जब रखो तो फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस होती है वो तो काउंट करती है। तो अब आप देखें ना कि अगर आप इस तरह से हर मैच में आप ऐसे ही करते जाएंगे तो इससे बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होता है, जो आपके साथ टीम मेंबर्स होते हैं ना उनका मोराल भी फिर डाउन हो रहा होता है। नसीम भाई। बिल्कुल, इसमें फर्क पड़ता है, लेकिन बाबर के लिए सजेशन सिर्फ यही होगी, वो पीएसएल का एक सॉन्ग आया था ना कि खुल के खेल प्यारे कब कब तक तक तू तू डरेगा। डरेगा? तो आप डर निकाल दो, अब आके सही। अपना तुमने खुल के खेलना होगा। और हाँ। आप भाई, आप आपको बाहर नहीं कर रहे हैं टीम से। बहुत खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी आप टीम में मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई दूसरा बाबर आजम नहीं, और पाकिस्तान के पास दूसरा कोई ऐसा भी नहीं है कि बाबर को बाहर बिठा दें तो कोई बाबर जैसा या बाबर से कम या बाबर से हाँ। ऊपर, ऐसी सबकी परफॉर्मेंस चल रही है। तो इसी वजह से सही। एक हमारा सबसे अच्छा बैटर है जो सबसे अच्छा खेल लेता है, उसका कॉन्फिडेंस गो के 2-3 साल से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन किसी भी टीम में होते तो अगर यही वाले आपके लॉट होती तो बाबर खेल रहे होते, तो बाबर सही खेल रहे। लेकिन बाबर, मैं बाबर को 2 वजह से चाहता था सबा के वो टीम में जरूर हो। एक, मेरे पास अब स्टार अट्रैक्शन नहीं रही है टीम के अंदर, फॉलोअर्स कम हो गए हैं। बाबर के फॉलोअर्स मुझे दिखाई देते हैं और फॉलोअर्स हाँ। दिखाई नहीं दे रहे, कुछ शाहीन के दिखाई दे रहे होते। हाँ। लेकिन जो बाबर के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ही फ्यूचर में क्रिकेट में आना है और चलाना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर का परफॉर्म करना भी और बाबर का टीम में होना भी मोटिवेट करता है हमारे यंगस्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि बात मैंने वही फिर है ना, कहा कि बात पहले वही है कि जब आप स्टार बैट्समैन की बात करते हैं ना, तो उसमें आपने जैसे कहा ना कि अब क्या किया जाए, यही किया जा सकता है कि यही उनको बूस्टअप किया जा सकता है, यही कहा जा सकता है कि भाई अच्छे से खेलें, क्योंकि हम बैठे के वो जब बाउंड्री के पार जब बॉल करते हैं ना तो सब शोर मचाते हैं और फिर वो क्रेज ही अलग होता है। अच्छा, थोड़ा सा अब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। और नसीम भाई, रोज़ाना आप भी देख रहे होंगे, हम सब भी देख रहे हैं, इंडियन मीडिया वो दे आर क्राइंग कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब वो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि जी फ्राइडे गुजर गया, ओके, अब मंडे आने वाला है, अब क्या होगा, पाकिस्तान इज़ प्लेइंग और नॉट, ये हमारे साथ में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को, क्या होने क्या जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो भी फैसला होगा सबा, वी आर विद पाकिस्तान गवर्नमेंट, वी आर विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो भी करें, इनकी ऐसी की तैसी इन्होंने जो घर के एक अपने घर की एक खेती बना रखा है इंटरनेशनल क्रिकेट को। ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार चला रही है इंटरनेशनल क्रिकेट। तो जो भी ये फैसला करते हैं वो बेहतर होगा। और मेरे ख्याल है जो आपने बात कही कि अब आप अंदाजा करो सबा, आज अगर मैं बात करता हूँ जिस वक्त में और आप शो कर रहे हैं, तो आज 30th है, जी 31st है, 31st, जी जी 31st हो गई है। अच्छा, कल फर्स्ट हो जाएगी, फिर सेकंड मंडे, फिर मंडे को हम बताएंगे कि जी हम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। 2 तारीख को, 7 तारीख से वर्ल्ड T20 है।
तब देखिए, प्रिपरेशन तो कोई भी क्रिकेट बोर्ड कर रहा होता है, वो जाने ना जाने का फैसला तो बाद में करेगा, लेकिन हाँ, मेरी इत्तलात के मुताबिक मेरी सोर्स ये कहती है, हाँ। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टिकट्स बुक हो गई हैं। अच्छा, इमारात की एयरलाइन से उनकी टिकट्स बुक हुई हैं और वो मंडे की शब उनकी बुक हुई हैं। अच्छा। तो ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो जाके वहाँ पे अपने वार्म अप मैचेस वगैरह में भी हिस्सा ले सके, अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है। और ऐसा लगता है सबा, जी। पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, हमने हक और उसूल की आवाज जितनी बुलंद करनी थी वो हमने जरूर की कि भाई एक लॉ इंडिया के लिए कि वो सिक्योरिटी की बुनियाद बना के पाकिस्तान नहीं आ सकता, हाँ, एक पाकिस्तान के लिए कि वो सिक्योरिटी की बुनियाद बना के इंडिया नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन अगर कोई और मुल्क सिक्योरिटी का मसला कह देगा तो उसके लिए क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। पाकिस्तान चूंकि लक्ष्मी है, कमाने का जरिया है इंडिया के लिए और आईसीसी के लिए, तो पाकिस्तान को उन्होंने के साथ उनका लीनियंट रवैया दिखाई दिया, क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच उन्होंने कराना ही कराना था, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे कमाने। हुँ, तो पाकिस्तान आज भी सिर्फ उसी ग्राउंड पे खेल रहा है। हमारे पास सबा कोई दूसरा ग्राउंड नहीं है सिवाय इसके कि जो हम इंडिया पाकिस्तान मैच खेलते हैं, हुँ। वो इतना लुक्रेटिव होता है कि वो सारी दुनिया के लिए एक तो इम्प्रेसिव बिल्कुल, होता है, बात वही ना नंबर कि टू। अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो फिर कैसी क्रिकेट और कैसी फैन फॉलोइंग, क्योंकि ये जो मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच होते हैं ना, इसके ऊपर ही सारा उनका कहना चाहिए रेवेन्यू लगा हुआ होता है, सारी उनकी नजर, उनकी आवाम इस हवाले से जो है बहुत क्रेजी है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, जो कुछ भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया नसीम भाई आपके कीमती वक्त के लिए, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमने क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त बातें की। अब यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले या ना खेले, पाकिस्तान जहां भी अपनी टीम उतारे, जिस मैदान पर भी हो, जिस ग्राउंड पर भी हो, भाई हमने जीतना है और हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। और बात ये नहीं होती कि आपने हर मैच ही जीत लेना है, ये शायद पॉसिबल भी नहीं होता है, ये कोई भी टीम नहीं करती है और फिर उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी लगती है, उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसके लिए बहुत तैयारी चाहिए होती है। लेकिन पाकिस्तान बड़ी से बड़ी टीम से कम नहीं है, मतलब हम वो टीम है जो कि बता सकते हैं कि हम अगर चाहें तो बड़ी बड़ी टीम्स को हरा देते हैं। अनएक्सपेक्टेड का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है कि पाकिस्तानी टीम कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। हमारे पास बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और अब जो हमारी टीम है ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो अब इस हवाले से जो है वो अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है और क्या कुछ होता है। और आज के मैच के लिए बेस्ट विशेस, गो 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 ग्रीन्स, जाएं छा जाएं और भाई अच्छी क्रिकेट खेलें। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको एक और ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। वेलकम बैक। मूवीज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान में बड़ा अच्छा काम हो रहा है और मूवी मेकर्स बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं। एक के बाद एक आपको जो है ऐसी मूवीज़ देखने को मिलती हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वी आर वेरी टैलेंटेड पीपल। और बात यही है कि कोई भी मूवी जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में उसका कॉन्सेप्ट होता है, आप किसी कॉन्सेप्ट के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, फिर उसके बाद आप आइडिया जनरेट करते हैं। अब एक्टर्स के साथ तो ऑब्वियसली ये इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल कि हर कोई मूवी बनाता है, बड़ी कास्ट होती है और बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनती हैं। लेकिन अब अगर एआई मूवी का मैं जिक्र करूंगी तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में एक ऐसी एआई मूवी जो है बनी है जिसका नाम है द नेक्स्ट सलाहुद्दीन, और ये कंप्लीट जो है वो एआई मूवी है जो कि कल सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई है। इसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, आवाम ने इसको बहुत पसंद किया है। और जिस तरह से ये एआई मूवीज़ होती है ना, ये देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इसमें कितनी मेहनत लगी हुई है। एक एक कैरेक्टर को अपने हिसाब से जो है सेट करना, इसकी पूरी सिनेमेटोग्राफी करना, हर कैरेक्टर को फिट करना, बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देना, ये दैट्स अमेजिंग। तो मैं आपको पहले ना कुछ ग्लिम्सेस दिखाती हूँ इस मूवी के, फिर इस मूवी के ऊपर भी बात करेंगे और इस मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर फरहान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसका प्रोमो देखा होगा कि कितने खूबसूरत इसका प्रोमो है। एंड आई एम श्योर कि लोगों ने जो पसंद किया इस मूवी को बिल्कुल ठीक पसंद किया है। इसकी बहुत ज़बरदस्त ये जो हमने ग्लिम्सेस देखे हैं, ये जो प्रोमो देखा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोमो है। इसके जो डायरेक्टर हैं फरहान सिद्दीकी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप फरहान, ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेनी कांग्रेट्स टू यू फॉर योर मूवी, कल सिनेमा घरों में लगी और माशाल्लाह से इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस है। ये बताइए कि कैसे ये आइडिया आपके जहन में आया कि एआई मूवी बनाई जाए और फिर इस तरह से इस टॉपिक पर बनाई जाए? जी, हम 70 साल से देख ही रहे हैं कि गाजा में और फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तो एज अ मुस्लिम हमारी भी कुछ ना कुछ एक
बनती है कुछ ना कुछ हम लोग उनके लिए करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती लेकिन है जी। जाहिर बात है, लेकिन वहां पे जाके हम लोग शूट नहीं कर सकते थे। हम्म। तो हमने एआई का सहारा लिया कि वहां पे फलस्तीन को, जेरूसलम वगैरह को वहां पे दिखाएं और सही। लोगों को जो है ना शूट करें। तो इस हम्म। वजह से जो है हमने एआई का सहारा लिया, और इसको हम लोगों ने पाकिस्तान में एज अ ह्यूमन बीइंग वहाँ के लोगों के लिए इसके लिए बनाई है, ताकि उनके लिए हम कुछ ना कुछ आवाज उठा सकें। सही। अच्छा, सिनेमाघरों में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, कुछ उस हवाले से बताएं। कल ये जो है लगाई गई सिनेमाघरों में, कल रिलीज हुई है। जी, कल रिलीज हुई है, और ये बेसिकली हम लोगों ने जेन ज़ी अल्फा जनरेशन के लिए बनाई गई है, ताकि जो यंग जनरेशन है जी। उनको मालूम चलेंगे कि सलाउद्दीन की वैल्यूज क्या है, हम्म। और हमारे जो मस्जिद अक्सा है उसकी क्या वैल्यूज हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन लोगों को पढ़ना छोड़ दिया इन लोगों ने, तो रील्स वाले हैं, तो उसके लिए हमने इसको फास्ट पेस मूवी बनाई है, हम्म। ताकि उनको 1 घंटे में मालूम चल जाए द नेक्स्ट सलाउद्दीन वो लोग भी हो सकते हैं। आज के दौर में जो सलाउद्दीन है, वो करेज के हिसाब से, हिम्मत के हिसाब से वो लोग भी हो सकते हैं। सही। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कितना टाइम लगा और किस तरह से मेहनत की, कितना ज़ाहिर है कोई चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो उसका थॉट प्रोसेस होता है, तो आपने पहले सोचा होगा, फिर उसके बाद आपकी एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, तो ओवरऑल कितना टाइम लगा इसको बनाने में। जी, इसको बनाने में 1.5 साल लगे। राइटिंग में बहुत सारा टाइम लगा इसमें, अच्छा। क्योंकि ये करंट बेस सिचुएशन पे जो है वो है, और सेकंड ये क्योंकि ये एआई में बनी गई है, हम्म। तो इसको हमने तकरीबन समझे 3 दफा बनाया है। क्योंकि एआई में रोजाना कोई ना कोई अपडेट आ रही थी, लेकिन एक अचानक से कोई इतनी बड़ी अपडेट आई कि हम्म। हमको दोबारा से इसको रिड्यू करना पड़ा कि 19-20 का फर्क चलो चल जाता है, लेकिन 20-25 का फर्क जो है ना नहीं चल रहा होता। अच्छा। लिखने में बहुत टाइम लगा, और तकरीबन 22 लोगों ने इस काम किया। इसका जो कॉन्सेप्ट जो था वो हाँ। उस्ताद आसिम इस्माइल होते हैं, उन्होंने दिया था मुझे हाँ। कि इस पे हम लोगों को कुछ करें, सही। क्योंकि उनकी, हाँ जी। अच्छा, ये बताएं फरहान, आपने कहा कि बार बार एआई की जो अपडेट आ रही थी उस वजह से ज़्यादा टाइम लगा, तो क्या सिचुएशन होती है कि जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं एआई के थ्रू, तो उसमें क्या फिर हर्डल्स क्या आती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं। लेकिन नई टेक्नोलॉजी है ये, लोग इसके बहुत कम लोग हैं जो इनको इसको समझ सकते हैं। हम्म। सीखने में टाइम लगता है। हम्म। सेकंड ये कि आप एआई कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर आप फिल्म मेकर हैं, आपको सेंस है कंप्यूटर का, हम्म। डायरेक्शंस का, सिनेमाटोग्राफी का, स्टोरी टेलिंग का, तो आप बहुत ज्यादा उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है। तो एक टीम बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद जो है आपको हाई एंड इसकी जो जीपीएस मशीन्स होती हैं वो लेनी पड़ती हैं। फिर इसके क्रेडिट्स होते हैं एआई के, जो जनरेट करते हैं कि हर सेकंड, हर फ्रेम जो है एआई आपको पैसे चार्ज कर रहा होता है। अच्छा। यानी एक गलत प्रॉम्प्ट जो है वो आपके आपके जो वो पैसे भी वो रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर में चार्ज कर रहा होता है। तो एक प्रॉम्प्ट अगर गलत गया और गलत चीज निकल के आई, तो हम्म। आपके जितनी भी जो क्रेडिट्स हैं वो जाया हो जाते हैं। तो बड़ा इसको कैलकुलेटेड वगैरह करके चलना पड़ता है। सही। इस वजह से ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है हाँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये बताएं कि जो लोग एआई टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहते हैं, मूवीज़ बनाना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, या इस फील्ड में मज़ीद अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे, क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उनको, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए देखिए हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना या सिंगापुर वगैरह, वो बहुत आगे जा चुके हैं। हम्म। एआई एआई की जो फिल्म है वो इंडस्ट्री बूम हो रही है वहाँ पे। सही। क्योंकि देखिए हर चीज का मीडियम होता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन है, कार्टून है, हम्म। एनामेटिक्स है, एनिमे है, शूटेड है। इसी तरीके से एआई भी जो है वो जगह बना रही है, और एआई अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप बता नहीं सकते कि ये रियल है या अनरियल है। सही। इवन के जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो तक जो है वो चीज हो सकती है। अपना लोगों में यही दूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में आए, जितने भी हाँ। ट्रेडिशनल डायरेक्टर्स हैं हाँ। वो एआई को लेके बहुत सारी जो चीज जो है वो आप ओमिट कर सकते हैं। यानी आपको लोकेशन हाइड नहीं करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे जो एक्टर्स हैं या हम्म। कैरेक्टर्स हैं उनको आपको हाइड नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारा क्रूज है वो आपका बच जाता है। तो एक रूम में आप रहते हुए एक मूवीज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। और ना सिर्फ, अच्छा देखिए एआई ने इसको बॉर्डरलेस कर लिया है। सही। हमने 8 महीने पहले जो है इसको मलेशिया में सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, जी। और उन्होंने हमसे परचेस कर ली। और अच्छा। लास्ट मंथ जो है मलेशिया में भी लगा। तो एक पाकिस्तानी होते हुए हाँ। हमने मूवी को अपने एक्सपोर्ट किया है। सही। बिल्कुल। एक, हाँ, जहाँ ठीक आप है। चाहें तो वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। सही।
और सेकंड ये कि 4 लैंग्वेज में ये बनने जा रही है। अपना ईद में जो है बांग्लादेश में लग रही है एज अ बांग्ला लैंग्वेज में, ओके, और मीना रीजन में सऊदी अरब में, कतर में और यूएई में जो है वो अरबिक लैंग्वेज में लग रही है। दैट्स इंग्लिश और उर्दू में ऑलरेडी ये जो है चल रही है सिनेमाघरों में। तो इसके फर्दर हम लोग जो है इसको रीजनल में ला रहे हैं, हाँ। पंजाबी और पश्तो में डबिंग करके। ओके ओके, ये बहुत अच्छी बात है। चलें, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, आपने हमारे साथ ही रहना है। वेलकम बैक। और हमारे साथ इस वक्त फरहान सिद्दीकी मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एआई मूवी बनाई है। उनसे पूछते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फरहान, ये बताएं, आगे आप और किस तरह का काम करना चाहते हैं? कोई कमर्शियल मूवीज़ की तरफ आना चाहते हैं या एआई में ही मजीद आप मूवीज़ जो हैं वो प्लान कर रहे हैं? नहीं, एआई में मजीद हमारे पास 10 मूवीज ऑलरेडी पाइपलाइन पे हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें से ऑलरेडी 3 मूवीज जो है वो अपने फाइनल मराइल पे भी हैं। मूवीज हम लोग बेसिकली मुहद्दिसीन पे बना रहे हैं, जैसे हमारे 6 इम्मा हैं अहादीस के, जी जी इमाम बुखारी, मुस्लिम, नसाई, तिरमिजी, इब्न दाऊद, इब्न माजा। जी जी। तो उनकी वॉल्यूम्स हम लोग बना रहे हैं ताकि जो आज के जो जनरेशन है उनको मालूम चले कि ये लोग कौन थे। ठीक है जी। उसके बाद मजीद 4 इमाम हैं, उन पे भी बना रहे हैं। तो मजीद इस साल हम लोग तो इसी में हम लोग बिजी होंगे, और टीम भी हमारी एक्सटेंड काफी अच्छी हो गई है। और ये सारी की सारी मूवीज जो है वो सिनेमा पे लगेगी। अच्छा, ये बताएं, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, मूवी बनाएं या कोई आप छोटा सा स्क्रीन प्ले जो है वो राइटिंग करके उसको बनाते हैं और उसको प्रॉपर जो है वो ड्रामे के तौर पर पेश कर रहे होते हैं, तो इसमें एक तो आपने बताया कि मेहनत तो बहुत लगती है, फिर जो एरर है यानी गलतियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है और वो इस फील्ड में आना चाहता है, वो भी मूवी मेकिंग करना चाहता है इन दिस फील्ड ऑफ एआई, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए? देखिए, बेसिकली एआई फिल्म मेकिंग में बहुत सारे जिस तरीके से हम लोग ट्रेडिशनल शूट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वो है। हाँ, क्योंकि फरहान यूजुअली ये होता है कि जब आप कमर्शियल मूवीज़ डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपको किसी को असिस्ट करना पड़ता है, आपको उसको माहौल में रह के देखना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना होता है जो टेक्निकल होती हैं। लेकिन जब आप एआई की फील्ड में आते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है और कहीं से आप इनिशिएट करते हैं और उसके बाद आप अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। तो उन लोगों को गाइड करें जो कि एआई मूवीज़ बनाना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपकी तरह कामयाब हो सकें। देखिए, जो ऑलरेडी लोग जो है ग्राफिक डिजाइनर हैं या एनिमेशंस वगैरह में काम कर रहे हैं या जिनको थोड़ा बहुत सेंस है स्टोरी टेलिंग का या डायरेक्शन का, बेसिकली अगर आप एज अ डायरेक्टर हैं और आपको सेंस है, भले आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती हो, तो वो लोग आ सकते हैं। उनके लिए जो है ये दरवाजे ये ओपन कर देता है। अब क्योंकि ग्लोबल जो है वर्ल्ड हो चुकी है, तो आप जितना भी कोई शॉर्ट मूवीज बना दें, 5 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, और दुनिया भर में आप उसको चला दें, तो जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स आता रहेगा उस तरीके से जो है आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। सही, मतलब ये नहीं कि कोई आम इंसान भी अगर इस फील्ड में आना चाहे और वो थोड़ा बहुत पढ़ ले, टेक्नोलॉजी को जान ले, तो वो भी इस फील्ड में काम कर सकता है, राइट फरहान? जी बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब ये बताएं कि हम ये बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि एआई जो है क्या वो इंसानों को रिप्लेस करने जा रही है? क्या एआई जो है वो आ जाएगी तो ये एक्टर्स, एंकर्स और ये सब क्या करेंगे और लोगों की नौकरियां जो है वो एआई खा रही है? हॉस्पिटल्स में देख लें या फिर आप बड़े बड़े बैंक्स में देख लें, हर जगह देख लें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है? देखिए, एआई जो है किसी को खाने वाली नहीं है। एआई जो है असल में जिसको एआई आता है वो बगैर एआई वाले को खा जाएगा। मैं आपको मिसाल इस तरीके से देता हूँ, जो 1990s में जब कंप्यूटर आया था, फोटोशॉप वगैरह आया था, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जो पेंटर्स होते थे जो बाकायदा मैनुअल कर रहे होते थे, तो उन लोगों ने फोटोशॉप नहीं सीखा या ग्राफिक्स नहीं सीखी, तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया था। इस तरीके से जिसको एआई आएगा तो वो उस चीज को रिप्लेस कर देगा। जी हाँ, ये भी है, 90% जो कमर्शियल मार्केट है वो एआई ने कैप्चर कर ली है। सही। तो कमर्शियल्स में हम लोगों को एक्टर्स की जरूरत नहीं होती, किसी शूट की जरूरत नहीं होती, तो उस तरीके से एआई बहुत सारी जॉब्स खा तो चुका है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें ये कि आपको ज़ाहिर बात है, देखिए वक्त के साथ साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग जंपिंग ना, कि आप जो करंट टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी को बाईपास करके आप दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं।
तो सही। एआई असल में वो है। हाँ बिल्कुल, तो एआई अगर इज जस्ट लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छा ये बताएं फरहान कि ऑब्वियसली जब आपने एआई मूवी बनाई है तो उससे पहले आप, जाहिर सी बात है, आपको शौक होगा डायरेक्शन का एंड ऑल दैट, तो इससे पहले भी आपने कभी सोचा कि चले एआई तो बनानी है, कोई और कमर्शियल मूवी की तरफ भी आना है, या आगे कोई प्लान है किसी एक्टर को या एक्ट्रेसेस को जो आपकी फेवरेट हो उसके साथ आप मूवी बनाएं, या फिर अपने आप व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट कि अगर जो पाकिस्तान में सिनेमा घरों में काम हो रहा है, जो हमारे रियल एक्टर्स काम कर रहे हैं, वो कैसा हो रहा है, आप कोई उनके साथ कोई मूवी बनाना चाहते हैं, आगे इस प्लान के हिसाब से चलना चाहते हैं? जी देखिए, मैं 1999 से इस फील्ड में हूँ और बेसिकली मैं लंदन से मेरा ताल्लुक है। अच्छा तो वहाँ मैंने ब्रिटिश मूवीज काफी की हैं, तकरीबन अच्छा 7 ब्रिटिश मूवीज की हैं, अच्छा, स्पेनिश मूवीज दैट्स की हैं, ग्रेट। और बहुत सारी जो है वो हमारी पड़ोसी मुल्क की जो मूवीज हैं वो भी की हैं एज अ लाइन प्रोड्यूसर और दूसरी वीएफएक्स वगैरह में। हम्म। तो वो तो चीजें की हैं, लेकिन जाहिर बात है अब एआई का जमाना है हाँ। और एआई को हमने यहाँ पे इनिशिएट किया एज अ पायोनियर। मैं चाह रहा हूँ कि हमने इसी इसी चीज को जो है आगे मतलब आप लेके ये जाएं चाह रहे और हैं उसको कि थोड़ा एआई की सा फील्ड में ही एक्सपेंड मूवीज करें। बनाएं, एआई की फील्ड में ही आप जो है ये तमाम तर जो मूवी स्टोरीज हैं एंड ऑल दैट योर प्रोडक्शन, तो ये आप आगे लेके जाएं, आप रैंडम जो है दूसरे एक्ट्रेसेस के साथ इतना इंटरेस्टेड नहीं है? जी बिल्कुल, एआई क्योंकि आगे फ्यूचर इसी का है और हमको दूसरी जो कंट्रीज हैं, जो एडवांस हाँ कंट्रीज हैं हाँ। हमारे, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे बेसिकली जो चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ से मैंडेरियन में आया है कि वहाँ के लिए हमारे लिए कुछ ना बनाए। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एक पूरी बहुत बड़ी टीम बन गई है, उसमें 60 डेढ़ 2 साल का वक्त लगा था। हाँ तो इसी को हम परस्यू करेंगे। जी हाँ, अगर ये भी हो सकता है कि आगे चल के कोई एक्टर, बड़ा एक्टर बोले कि मुझे एज अ एआई ले लो, कि बहुत सारी शूट हम रियल में नहीं कर सकते, जिस तरह हम लोग वीएफएक्स, सही। विजुअल इफेक्ट्स का सहारा लेते हैं। तो कोई भी बड़ा एक्टर आके मुझे आप मेरा अवतार बना दें और उसको जो है वो उसकी एनिमेशन, उसकी मूवी बना दें। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। फरहान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में पहली एआई मूवी बनाई और उसके बाद ये कल रिलीज़ हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक्स फॉर योर टाइम फरहान। और हमारे मुल्क में जितना अच्छा काम हो रहा है ना, जितने टैलेंटेड लोग हैं, इनको देख के बड़ी खुशी होती है। अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, अपने लोगों को सपोर्ट करें, जाहिर सी बात है इन्होंने फिर मुल्क का नाम रोशन करना होता है और यही हमारे मुल्क को आगे लेके जाते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आज आपको बताएंगे कि जी कीनू जो है वो ज़िंदगी में कितनी अहमियत का हामिल है। टेस्ट तो इसका अच्छा है ही, लेकिन इससे कितनी सारी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई कुछ खाने पीने की बात करते हैं, और क्योंकि हम सिटी 10 में आपको बताते हैं मज़े मज़े की रेसिपीज़, और इस दफ़ा जो है हमें ज्वाइन किया हमारी शेफ़ ने, और उनको कनेक्ट करेंगे लाहौर से, जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, और उनका नाम है हिबा। और हिबा को शो में वेलकम करते हैं। हिबा, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कैसा है मौसम लाहौर का? ठंड बढ़ रही है? ठंड शुक्र है कम होगी, और आज का मौसम बहुत That's खुशगवार है, धूप निकली हुई है, तो मैं भी आज बाहर एंजॉय कर रही हूँ। चलिए जी, बिल्कुल। और एंजॉय करते करते बताएं भी कि आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं, लोगों को क्या सिखा रही हैं रेसिपी, और आप आई एम श्योर कि किनों के हवाले से कुछ बताना चाह रही हैं। तो पहले तो ये बताइए कि जो रेसिपी आप बनाने जा रही हैं हिबा, वो स्पेशल क्यों है, और स्किन के लिए उसके कितने फायदे हैं, और कैसे बनेगी? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आपको पता है सर्दियों की सौगात है कीनू, और पंजाब में कीनू बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने सोचा कीनू हम वैसे तो खाते हैं, जूस भी पीते हैं, तो क्यों ना उसकी सैलेड बनाई जाए, जो कि आप अपने लंच और डिनर में भी ऐड कर सकते हैं। और इसके फायदे इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपको कीनू के साथ साथ जो बाकी वेजिटेबल्स आप इसमें ऐड करते हैं उसके भी फायदे मिलेंगे। सही। चले, बिल्कुल इतनी जबरदस्त रेसिपी आप हमें बताना सिखा रही है, बनाना सिखा रही है, तो चले और देखते हैं कि हिना जो है इसको कैसे बना रही है। तो हिना प्लीज। सबसे पहले हम इसमें कीनू का फ्रेश निकाला हुआ जूस डालेंगे 1/4 का। एक बोल में मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ। उसके साथ साथ हम लेमन जूस डालेंगे 1 टीस्पून। लेमन जूस के साथ साथ आपने ऑलिव ऑयल ले लेना है, सेम वेट एज ऑरेंज जूस 1/4 कप, उसको हम ऐड कर देंगे। साथ साथ इसमें हम मिठास के लिए डालेंगे, हनी भी डाल सकते हैं, और आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं इसमें, जो आपको पसंद। ठीक। उसके साथ फ्लेवरिंग के लिए हम डालेंगे इसमें मस्टर्ड पेस्ट का 1 टीस्पून। ओके। और सॉल्ट एंड पेपर हस्बे जायका हम इसमें ऐड कर देंगे। सही। और इसको हमने अच्छे से विस्क करके एक प्रॉपर, एक जो होता है ना मजे का मिक्सचर बना लेना है। प्रॉपरली जो मिक्स होता है, अच्छे से हमने इसको कर लेना है विस्क। सही।
और आपने एक टिप मैं जरूर दूंगी, जी, चाहे ये ओवरनाइट भी बना के रख लें ड्रेसिंग, उसका कोई इशू नहीं है, आप अपनी वेजिटेबल्स की प्रेप ओवरनाइट कर सकते हैं, हाँ। बट मिक्सिंग आपने सिर्फ सर्विंग के टाइम करनी है। ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमने सॉल्ट डाला है अपनी ड्रेसिंग में, उससे जो वेजिटेबल्स का नेचुरल पानी है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, उससे आपका फिर सैलेड ना डाइल्यूट हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, उसका फ्लेवर वैसा नहीं बनेगा। सही। अच्छा हिबा, ये बहुत सारे जो है ना फायदे होते हैं किनू के, और किनू के छिलके भी जो है वो स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, और अगर आप खा रहे हैं तो तब भी बड़ा बेनिफिशियल होता है, स्किन ग्लो के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, विटामिन सी तो वैसे ही स्किन के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये जरा बताएं, आपकी जो रेसिपी है इसके थोड़े से फायदे लोगों को बताएं ना, आम लोगों को बताएं कि भाई ये रेसिपी जो है वो खाने में भी कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए। ये आप जो वेट वॉचर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी फैटी चीज ऐड नहीं की एक्सेप्ट चिकन, जो कि आप ओमिट भी कर सकते हैं या ग्रिल्ड चिकन ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये इसमें फाइबर है, कैल्शियम है, सही। चलिए जी, हिना ने हमें बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेसिपी हिबा ने बताई है, और हिबा ने बहुत ये ना सोच समझ की रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है कि ये आपकी स्किन के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। अच्छा हिबा, ये बताएं, अब इस मौसम में अगर आपको अच्छा हेल्दी नाश्ता बनाना हो और झटपट बनाना हो तो क्या रेसिपी है, क्या बना के देंगी आप मेहमानों को भी, और खुद अगर घर वाले भी जल्दी में कुछ खाना चाहते हैं तो? बिल्कुल, आजकल हमारे पास फ्रूट्स इतने अच्छे आए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी आई हुई है, कीवी आई हुई है, फ्रेश पाइनएप्पल आए हुए हैं, तो मैं आजकल जो ज्यादा नाश्ता अपने लिए भी या अपने गेस्ट के लिए भी बनाती हूँ वो है योगर्ट पार्फे। उसमें आपको ना कुकिंग की जरूरत है, और वो इतना हेल्दी न्यूट्रिशियस नाश्ता आपका 10 मिनट में बन जाता है, फ्रेश योगर्ट और फ्रेश फ्रूट्स यूज करते हुए। सही। तो किस तरह से फिर उसको बनाना है ये भी तो बताएं ना रेसिपी हिबा। जी जी जरूर। हाँ। उसके लिए आपने योगर्ट ले लेना है ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स, उसमें आपने सिनेमन पाउडर और हनी से उसको स्वीटन करना है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना स्वीटन करना है, और सिनेमन पाउडर ऑलमोस्ट आपने उसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देना है। उसको अच्छे से विस्क कर लें, और एक ग्लास में या अगर आप डिश में सर्व करें तो सबसे पहले लेयर आपने लगाई योगर्ट की, उसके ऊपर आपने डाल दिए चॉप स्ट्रॉबेरीज, चॉप कीवी, फिर एक योगर्ट की लेयर आ जाएगी, उसके ऊपर आप फिर डाल दें ग्रेप्स और पाइनएप्पल फ्रेश, जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है, उसके ऊपर फिर एक लेयर आ जाएगी योगर्ट की, और सबसे ऊपर आपने इसमें ओट्स ग्रेनोला डाल देना है। वो आप चाहे स्टोर बॉट ले लें या खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें आपने सिंपली ओट्स, कुछ ड्राई सीड्स जैसे होती हैं, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, वो ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, कुछ नट्स उसमें ऐड करें, कैश्यू नट्स, पीनट्स, और उसको आपने बेक कर लेना है। थोड़ी सी उसमें आप स्वीटनर के लिए अगर डालना चाहें तो ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं, उसको आप टोस्ट कर लें ओवन में, और वो आप सिंपली ऊपर उसके स्प्रिंकल कर दें, और उसका इतना मजा आता है और न्यूट्रिशियस भी बहुत है ये। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो रेसिपी बताई, हमें नाश्ता भी बनाना सिखाया आपने, और आपने हमें ये भी बताया कि किनू के ज़रिए किस तरह से एक अच्छी रेसिपी बनाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया हिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, और लाहौर से हिबा जो है वो हमें बता रही थी कि किस तरह वो आप रेसिपी जो है वो बना सकते हैं। जनाब यहाँ पर वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे एक और शेफ़ से, और उनसे जानेंगे कि भाई वो क्या आज सिटी 10 में स्पेशल रेसिपी बताने वाली है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई चने, छोले, पूरी, हलवा, नाश्ता, भूख बढ़ रही है ना? हम सबकी बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ शेफ़ वजिया मौजूद है जो कि आज हमें ये सब बनाना सिखा रहे हैं, टिपिकल लाहौरी नाश्ता। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वजिया कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अभी जिस तरीके से हम अब आपके बारे में बता रहे हैं कि आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और आप हमें जो है ज़बरदस्त सा नाश्ता बनाना सिखा रही हैं, तो बिना देर किए जो है वो बताइए कि कैसे बनेगी पूरी, कैसे बनेंगे छोले, और कैसे बनेगा ये सालन, मज़े का ये नाश्ता। लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर कीजिए वजिया। तो सबा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त से अंडा चने, जो कि नान के साथ सर्व होते हैं, एंड लाहौर का स्टेपल नाश्ता है अंडा चने का नाश्ता, जो कि मैंने आप लोग को बनाना सिखाने लगी हूँ। बस आप यकीन करें, जो बिगनर्स हैं वो भी स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चले जी, बिल्कुल बताइए। अच्छा, सबसे पहले सबा हमने क्या करना है, हमने लेने हैं आधा किलो चने। आप इस सेम रेसिपी को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, ज्यादा सारे भी बना सकते हैं। हम लोग आधा किलो चने लेंगे और रात भर के लिए उसको हम लोग भिगो देंगे, ओवरनाइट सोक कर देंगे, ठीक है? ओके। नेक्स्ट डे
हम उसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा लगाएंगे और उसको बॉईल कर लेंगे टिल डन। उसका दाना बिल्कुल मशी मशी हो जाना चाहिए चने का, ठीक है। ठीक। उसके बाद हम लोग ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए पैन में हम लोग लेंगे देसी घी, 4 टेबलस्पून देसी घी, 4 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून व्हाइट बटर। देसी घी और मक्खन से ही इसका टेस्ट आएगा, तो लाजमी आप लोगों ने देसी घी और बटर लाजमी डाल, ठीक है। सही। उसको हम लोग गर्म करेंगे। जो ही हमारा देसी घी ऑयल और बटर गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम डालेंगे 1 दालचीनी की स्टिक, 2 मोटी इलायची और 1 बादियान खटाई। जरा सा रोस्ट करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 से 2 प्याज स्लाइसेस में कटे हुए। जो ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, जो हमारे चने हैं हमने बॉईल किए हुए थे ओवरनाइट कुक करके, वो हम डाल देंगे चने। सही। और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक एज पर योर टेस्ट, काली मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून एंड उसको हम मिक्स करेंगे। जो ही बड़ी जबरदस्ती खुशबू आने लग जाएगी, हम उसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दूध की मलाई। जो मलाई होती है ना की सबा, जी 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 जी, वो हम दूध की मलाई ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास दूध की मलाई ऐड नहीं है आपके पास, तो आप लोग 3 से 4 टेबलस्पून टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है, फ्रेश क्रीम, वो भी ऐड कर सकते हैं। राइट। उसको मिक्स करके और इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें स्प्लिट करके वो ऐड कर देंगे। 1/2 कप पानी डाल के उसको हम सिमर करेंगे 4 से 5 मिनट हल्की आंच पे, ताकि सब फ्लेवर जो है वो इन्फ्यूज हो जाए आपस में। और उसके बाद इसको एक तड़का लगता है, जो कि हम लगाएंगे आधा कप ऑयल और 2 टेबलस्पून देसी घी से। देसी घी से इसका थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। एंड ऑयल और देसी घी जो ही गर्म हुआ, हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और जीरे को डालने के बाद बिल्कुल लास्ट में एंड पे जब चूल्हा हम बंद कर देंगे, तो 1/2 टीस्पून हम लोग डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। वो एक ऑरेंज कलर की तरी वाला तड़का रेडी हो जाएगा। वो तड़का हम लोग लगा देंगे चनों के ऊपर और उबले हुए अंडों के साथ इसको हम लोग सर्व करेंगे। और गरम गरम तिल वाले कुलचे हों तो क्या ही बात है। क्या बात है भाई, क्या बात है। एपेटाइट इंक्रीज हो रही है और सबको ना भूख लगना शुरू हो गई है कि भाई इतनी ज़बरदस्त आपने रेसिपी शेयर की है। अच्छा, ये बड़ी हेल्दी रेसिपी है भजिया। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई ये अंडा चने का नाश्ता कर ले तो उसको आधे दिन तो भूख नहीं लगती होगी। कराची वाले तो ऐसे ही हैं। लाहौर का बताइए, वहाँ पे इसको हजम करने के लिए फिर क्या इसके ऊपर क्या खाते पीते हैं भाई? ये तो बड़ा हेल्दी, हैवी, बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता है। चाटी होती है, साथ चाटी की लस्सी होती है और या फिर नमकीन लस्सी होती है। पूरा एक स्टेपल नाश्ता है हमारे लाहौर का। हाँ। और ये लाहौरी पूरा वीक खा रहे होते हैं। वैसे तो आप कहते हैं ना कि सैटरडे संडे को हम लोग नाश्ता एंजॉय करते हैं, लेकिन जो लाहौरी है ना, वो पूरा वीक नान चने को एंजॉय कर रहे हैं। आप यकीन करिए कि हमारे लाहौर में हर 5-5 मिनट के बाद कोई ना कोई आपको लाहौर में चने की शॉप लाजमी मिलेगी। चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा खाया पिया जाता है और वी ऑल नो कि वहाँ के जो नाश्ते हैं वो बड़े मशहूर नाश्ते हैं। और आज तो हमें भी पता चल गई ये रेसिपी जी कि भाई किस तरीके से लाहौरी जो है वो नाश्ता बनाते हैं, वहाँ पर नाश्ते होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने लस्सी का जिक्र किया था कि नमकीन लस्सी भी बनाई जाती है, तो थोड़ा सा वैसे तो सभी को लस्सी बनाना आती है, लेकिन लाहौरी स्टाइल में लस्सी कैसे बनती है, ज़रा हमारे साथ में शेयर करें ना रेसिपी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ नमकीन लस्सी की रेसिपी तो नहीं शेयर करूंगी क्योंकि वो सबको आती है, सिर्फ नमक डाल के दही डाल के फेंटना होता है। हाँ। लेकिन जो लाहौर की स्टेपल मीठी लस्सी है ना, जो चाटी की मीठी लस्सी है, उसकी रेसिपी मैं आप लोग शेयर करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जो नमकीन रेसिपी है, वो नमकीन जो लस्सी बना रहा होता है, हर किसी के घर में वो लस्सी चल रही होती है, लेकिन मैं मीठी लस्सी जो लाहौर की स्पेशल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है ब्लेंडर जग। जग में आपने लेना है तकरीबन 1/2 जितनी दही। दही डालने के बाद आपने उसके अंदर डालना है चीनी एज पर योर टेस्ट। जितनी चीनी आप लोगों को चाहिए, 3 टेबलस्पून 4 टेबलस्पून, जितना मीठा आपको चाहिए। सही। उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। उसको आपने ब्लेंड करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि वो फ्रॉथी सी हो जाए। जो ही वो फ्रॉथी हो जाएगी, आपने उसके अंदर डालना है तकरीबन 1/4 कप के जितना दूध और बर्फ ज्यादा सारी और पानी। तो आपने पतला कर लेना है एंड यकीन की जबरदस्त मीठी लस्सी रेडी होती है, फ्रॉथी सी।
और कुछ लोग जो है वो ऊपर से एडिशनल मलाई भी डालते हैं, जो कि अरे मुझे वाह। नहीं पसंद है। आप डाल के वो चाटी की लस्सी, यहाँ लाहौर में सीके की लस्सी बहुत मशहूर है, हाँ। जो कि मीठी लस्सी है, तो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत कम के साथ बनती है लेकिन बहुत डिलिशियस होती है। बहुत डिलीशियस होती है, बिल्कुल। वहाँ के खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा ये बताएं, नाश्ते हो गए, लस्सी हो गई, भाई वहाँ पर इस सीज़न में खाने खाबे कैसे एंजॉय किए जाते हैं? लोग बाहर जा रहे होते हैं, आप लोग आप खुद भी शेफ़ हैं, आप क्या स्पेशल बना रही होती हैं? वीकेंड स्पेशल क्या होता है डिनर में? हमारे जो लाहौर की एक फेमस है ना वो मछली, ठीक है। अच्छा। मछली इस मौसम की सौगात है। निहारी हो गई, पाए हो गए, गोंग पाए हो गए, फ्राइड फिश हो गई, कसूर की मछली हो गई, लाहौर की मछली हो गई। हम लोग ये सारी खाने एंजॉय कर रहे होते हैं। और नाइट लाइफ लाहौर में इतनी जबरदस्त है कि जहां आप निकलेंगे आपको खाना खाबा मिलेगा। और लाहौरी जो है वो खाने खाबे तो खा रहे होते हैं, जैसे कि बस वो उनको एक बहाना चाहिए। हाँ। हमें एक खाबे का बहाना चाहिए कि हम लोगों ने टोने और खाना खाना है, और बस वो हमें एक बहाना चाहिए। तो सही। जो हमारी कसूर मछली है, कसूर जाके भी हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। लाहौरी फ्राइड फिश है, उसके बाद पाए, बोंग पाए का नाश्ता हो गया, रात का खाना हो गया। अब लोग बहुत शौक से एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो मैं बनाती हूँ हाँ, बोंग पाए, वो हाँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाँ। आप लोगों के मुंह से उतरेंगी, इतनी लजीज होगी। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल, शेयर कीजिए हमारे साथ। अभी करूँ? जी जी बिल्कुल, श्योर। बस सुपरफिशियली ज़रा बताएं ना कैसे बन जाती है, कैसे बनती है? मैं आपके साथ मटन पाए की रेसिपी से शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल। बहुत कोई आती है। इसके अंदर कोई प्याज, कोई टमाटर, कोई दही नहीं यूज होगी। हाँ। लेकिन दस्त से हाथ पे चिपचिपाहट वाले पाए कैसे बनते हैं वो आप लोग को बताऊंगी। आपने लेनी है 4 अदद बकरे के पाए, ठीक ओके, है। 4 ठीक। बकरे के पाए लेते हैं। सेम रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं। हाँ। 4 बकरे के पाए लेने के बाद आपने उसको जो है अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। कोई आटा, कोई नमक लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बस अच्छी क्वालिटी के पाए लेने हैं और उसको आपने प्रेशर कुकर में डालना है, ठीक है। सही। प्रेशर कुकर में डालना है। साथ आपने डालना है 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 मोटी इलायची, 3 बादियाने खताई यानी स्टार एनिस, और नमक एज पर योर टेस्ट हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। हाँ। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, राइट। और ½ टीस्पून। अभी पानी शानी ऑयल शॉयल कुछ नहीं डाला। अब हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप से आधा कप के जितना ऑयल। हाँ। अच्छी तरीके से हम लोग मसाले के साथ पाए को भून लेंगे। जितना अच्छा भुनेगा उतना अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना। अब हमने जब वो भून लिया अच्छा सा पाए का मिक्सचर, हमने उसके अंदर पानी कर देना है। सही। पानी आप डालेंगे तकरीबन 5 से 6 ग्लास, और इसको प्रेशर कुकर का टाइम दे देंगे 45 मिनट्स के लिए, टिल जो पाया है वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। आपने प्रेशर कुकर उसके बाद खोला। हाँ। उसके अंदर एडिशनल चार्ज डालनी है आपने। चिली फ्लेक्स ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर भर के 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। उसके बाद आपने उसको सिमर करना है थोड़ा सा कि वो सब कुछ इन्फ्यूज हो जाए मसाला। हमारे पाए रेडी है। लेकिन एक छोटा सा हम तड़का लगाएंगे इसको। ऑयल लेंगे हम तकरीबन 1/4 कप से जितना, 1 दालचीनी की स्टिक, और लहसुन का बारीक कुटा हुआ पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। सही। लहसुन को थोड़ा सा हम लोगों ने स्टर फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जो ही स्टर फ्राई हो जाएगा हमने उस तड़के के अंदर डाल देना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून पानी। वो जो लिक्विड वाला तड़का होगा ना, लिक्विड वाला तड़का, वो हम पाए के ऊपर डाल देंगे। एंड जबरदस्त से हमारे जो लाहौरी मटन पाए हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। लाहौरी मटन पाए जो है उसकी रेसिपी भी हमें हमारे साथ में शेयर की है वजिया ने। वजिया बहुत ज़बरदस्त आपने आज हमें रेसिपीज़ बताई हैं, नाश्ते से लेके आपने लस्सी और फिर खाने तक जो है आज कमाल कर दिया आपने। वाकई में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये जान के बड़ी खुशी हुई होगी कि आज उन्होंने 3 मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो सीखी हैं। और लाहौर जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग खाने पीने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और खाबे इनके बड़े मशहूर हैं। वहीं जिस तरह से हमारी कराची की स्ट्रीट्स हैं और फूड स्ट्रीट्स हैं हमारी, वहाँ पर आप देखें आज वीकेंड है तो नहारी, बिरयानी और पाए और इन जगहों पर जो है वो रश होगा। लेकिन आई एम श्योर कल संडे और जिन्होंने वजिया की रेसिपीज़ ट्राई करनी है वो ज़रूर ट्राई करें और अपने वीकेंड को बड़ा अच्छा सा बनाएं।
और ये लाहौरी नाश्ता आप करके देखें, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है। बहुत शुक्रिया वजिया आपके टाइम के लिए, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ में शेयर की। चले जी, शो तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, इमिग्रेशन वीज़ा हो, तो उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होंगी, क्या प्रोसेस होगा उसका, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, स्टडी प्लान कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर फैमिली के साथ इमिग्रेशन वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ जा सकते हैं कम बजट में। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाके वो अपना फ्यूचर सेटल कर सकते हैं, अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ वीज़ा कंसल्टेंट महरीन मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सबा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, ये बताइए कि आज हमें आप कौन सी ऐसी कंट्री के बारे में बता रही हैं जो कि लोगों के बजट के अंदर रहते हुए वो अचीव कर सके वहाँ का वीज़ा लेना, स्टडी प्लान, और इसके अलावा अगर वो वहाँ पर फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो हो सके। देखिए सबा, पहली चीज तो ये कि हम जब भी स्टूडेंट वीजा के हवाले से बात करते हैं तो हम दो लोगों को बेसिकली फोकस करते हैं, पहली चीज तो ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो कहाँ जा सकता है, या फिर जिसने बैचलर्स किया हुआ है वो कहाँ जा सकता है। लेकिन आज हम प्रोग्राम बेसिकली उन लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे जिन्होंने जस्ट मैट्रिक किया हुआ है और वो आगे स्टडीज को जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, वो कोई ना कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं। ठीक। तो बेसिकली मलेशिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री जो कि बहुत सारे डिप्लोमाज ऑफर करता है। मींस अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस में या किसी चीज में भी मैट्रिक किया हुआ है और बहुत कम परसेंटेज के साथ किया हुआ है तो वो आगे स्किल सीखने के लिए तकरीबन 2 to 2.5 इयर्स का ये डिप्लोमा होता है। सही। और ये लर्न करने के लिए वो मलेशिया जा सकता है, और जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बहुत कम होता है। Even if you have 40 to 45%, you can move to Malaysia. And इसका सिलसिला ये होता है कि आपने एक हमेशा बात करती हैं कि कम बजट में, ठीक है, तो जिन मैट्रिक किया हुआ होता है उनके पास वैसी बजट बहुत कम होता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ करना होता है, आगे पढ़ना नहीं है, तो वो कहीं जाके कुछ अर्निंग्स करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर जाकर वो पढ़ भी सके, कुछ अर्निंग्स भी कर सके, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास मलेशिया के बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा ऑफर करती हैं। कुछ डिप्लोमास 3 इयर्स के होते हैं, कुछ डिप्लोमास 2.5 इयर्स के होते हैं, और वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होते हैं। उसमें पहली चीज तो ये कि जैसे हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उनको आइल्स देना पड़ेगा, तो आइल्स की यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इवन के यहाँ से जो वीजा रेशो है पाकिस्तान से वो बहुत अच्छा है मलेशिया का। फिर जो फोर्थ मेन पॉइंट है वो मुस्लिम कंट्री है, तो उसमें मुस्लिम कल्चर है, तो उसमें ये भी सिलसिला नहीं होगा कि भाई आपको जो है वो कल्चर का कोई प्रॉब्लम होगा या कोई इश्यूज होंगे। तो आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, मैट्रिक की बेस पे आप जा सकते हैं डिप्लोमा करने के लिए, और आप अपनी मर्जी का कोई ना कोई डिप्लोमा ले सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के लिए इंटरेस्टेड है, इवन के इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड है, आजकल AI का बहुत दौर है, तो अगर कोई AI के लिए इंटरेस्टेड है तो वो 2 to 2.5 इयर्स का जो है डिप्लोमा कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा, इवन के जिन्होंने जो खवातीन है जिन्होंने मैट्रिक किया है, वो जो पॉलर के कोर्सेज करती है, ब्यूटिशियन के कोर्सेज करती हैं, उनके लिए भी बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, वो वहाँ पे इनरोल्ड हो सकती हैं। स्किन केयर्स के जो है वो बहुत सारे डिप्लोमाज हैं। तो ये तो बेसिकली हो गई मैट्रिक के स्टूडेंट्स का सिलसिला कि वो अगर मैट्रिक के बाद कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं तो मलेशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो उनका एक एक्सप्लोजर हो जाएगा अब्रॉड का, सेकेंडली ये कि जो है उनको कम बजट में एक बहुत अच्छा डिप्लोमा मिल जाएगा। और आपको पता है यहाँ के डिप्लोमा में और वहाँ के डिप्लोमा में ऑब्वियसली डिफरेंस है। अगर आप कहीं बाहर से या अब्रॉड से डिप्लोमा करते हैं किसी किस्म का भी, तो उसकी बहुत बढ़त होती है। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये बताएं इसमें बजट कितना लगता है? मतलब मेरा तो ये होगा कि मेरे व्यूवर्स को आप कम से कम बजट वाला जो है वो स्टडी प्लान बताएं, तो इसमें कितना ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में कितना बजट लगता है? देखिए, बजट में 2 चीजें आती हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हर कंट्री की कोई ना कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। 60-70 लाख कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, जब फॉर एग्जांपल आप इनिशियली जो आपने पे करना है, मींस जो फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस होता है वो तकरीबन 6 to 8 लाख होता है, ठीक है। उसमें और एक और बेनिफिट ये है कि जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है, ठीक है, जब आप
लेटर आ गया, आपने जो है वो जब व्हेन यू आर रेडी टू गो, जब आपका वीजा अप्रूव हो गया, तब आपने यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है। उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं करनी। क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में होता ही है कि पहले आपका ऑफर लेटर आता है, देन आफ्टर दैट जो है वो आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना है 5,000 6,000 पाउंड या डॉलर्स में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मलेशिया का एक और बहुत बड़ा फायदा ये कि व्हेन यू आर रेडी टू गो, जब आपका जो है वो टिकट हाथ में आ जाए, जब आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाए, देन आफ्टर दैट जो है यू हैव टू पे यूनिवर्सिटी फीस। सही। अच्छा चलें, अब आपने बताया ये उन स्टूडेंट्स के लिए कि भाई जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, अब मैट्रिक किया हुआ एक स्टूडेंट ने, उसके बाद उसको आगे नहीं पढ़ाई कंटिन्यू करनी, उसको मुल्क से बाहर जाना है, उसके लिए मलेशिया है। वो वहाँ पर आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर वो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांग रहे हैं, बजटिंग जो बजट कॉस्ट है वो 6 से 7 लाख है, उसमें वो जा सकता है, वहाँ पर वो स्टडी जो है अपनी प्लान कर सकता है। पहले उसका एडमिशन होगा, उसके बाद फिर उसका जो है वो उसको पैसे देने होंगे। ये मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन भी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। इसमें न सिर्फ वो लड़के स्टूडेंट्स बल्कि वो फीमेल स्टूडेंट्स भी जो कि मैट्रिक के बाद घर में मेकअप के डिप्लोमास करके बैठे हुए हैं, या वो अपनी कोई प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आगे चलाना चाहते हैं, मेकअप की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, एआई की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो मलेशिया का जो वीज़ा है वो वहाँ पर अप्लाई करें। और इस पूरे प्रोसेस के हवाले से महरीन ने हमें बताया। अब ये बताएं कि ये तो हो गया मलेशिया, अब अगर कोई जाना चाहता है स्टडी प्लान पे इंग्लैंड, तो किस तरीके से वो इंग्लैंड जा सकते हैं और कितना बजट जो है वो लग जाता है, कम से कम बजट, और कौन सी ऐसी कंट्री का है जहां पर एक स्टूडेंट जो कि पैसे मैनेज करते हैं, बेचारे घर वाले उनको मैनेज करके देते हैं, जैसे तैसे करके उनको बाहर भेजते हैं, तो उनके कम से कम बजट में मलेशिया के अलावा कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर वो जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं और आसानी से उनको वीज़ा मिल जाएगा? जी महरीन, आपको कुछ पाथवे प्रोग्राम्स बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर आप जैसे इंग्लैंड की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वो कोई किसी किस्म के कोई लेस एक्सपेंसिव बजट उसमें नहीं चाहिए होते। और जो फीसेस होती हैं वो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो 10,000 पाउंड से लेके 20,000 पाउंड के दरमियान होती हैं। या फिर जो कनाडा की बात करें तो वो 20,000 कैनेडियन डॉलर से एक्सीड करती हैं। लेकिन मलेशिया में कुछ पाथवे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद अब वो सोच रहा है कि भाई मेरे पास कम बजट है और मैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में जाके पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो मलेशिया की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है वो पाथवे प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं कि आप जो है वो अगर 3 इयर्स का बैचलर्स है या 4 इयर्स का बैचलर्स है तो आप 3 इयर्स या 2 इयर्स जो है वो मलेशिया में स्पेंड करें और बाकी जितने जो इयर्स हैं वो आप इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी या कनाडा की यूनिवर्सिटीज में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, वहां पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की और यूके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइज हैं जो मलेशिया में ओपन हैं। तो वहां पे एक फायदा ये होता है कि अगर फॉर अच्छा मेरीन, ये जो पाथवे प्रोग्राम का आपने जिक्र किया है, तो पाथवे प्रोग्राम में अपने आप को मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और फिर ये कितने दिन में आप वहाँ पे जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं? मतलब मलेशिया में आप गए, आपने पाथवे प्रोग्राम जो है उसको सिलेक्ट किया, फिर आपने उसमें स्टडी करना शुरू की, अब उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको कितने साल स्टडी करना है, 1 साल स्टडी करना है या 2 साल, और उसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसे आपने जिक्र किया वहाँ जा सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएं। देखिए अभी सिलसिला ये है कि पाकिस्तान से जो ना वीजा रेशियोज हर कंट्री के बहुत अच्छे नहीं है। मींस फॉर एग्जांपल अगर हम कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वो जो स्टूडेंट का एक ड्रीम है ना कि दैट ही और शी हैज टू स्टडी एट कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें होता है कि अगर आपकी कम भी परसेंटेज है, अगर आपकी जो है वो 55 या 60 परसेंटेज है, तो आप जो है मलेशिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें। और ये जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं या जो कनाडा की यूनिवर्सिटीज हैं, इनके फ्रेंचाइज जो है वो मलेशिया में मौजूद हैं, ठीक है। आप जो है वो उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। आफ्टर दैट आप जो है वो अगर 3 इयर्स का बैचलर्स है, जैसे अगर यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और अगर 3 इयर्स का वहां पे बैचलर्स है तो 2 इयर्स आप मलेशिया में पढ़ें और 1 ईयर जो है वो आप यूके में जा सकते हैं उसी यूनिवर्सिटी में। वो आपके क्रेडिट ट्रांसफर करेगी, वही यूनिवर्सिटी सेम आपके जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफर करती है और आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को जाके सेम जो है वो उसी इन्वायरमेंट में जाके जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट का क्या होता है कि एक्सपोजर हो जाता है कि आपने 2 इयर्स मलेशिया में पढ़ा, लेकिन जो है जो 1 ईयर है, रिमेनिंग ईयर है, वो आप कनाडा की यूनिवर्सिटी या फिर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी या फिर जो है वो यूके की यूनिवर्सिटी में जो है वो आप जो है वो पढ़ सकते हैं जाके। अच्छा, फैमिली को लेके किसी ने जाना है तो वो किस तरीके से फिर प्रोसेस होगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है? देखिए फैमिली का अक्सर और बेशतर हम कहते हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है कि दैट इफ एनीवन हैज टू मूव तो वो फैमिली के साथ मूव करना चाह रहा है। सही। और जो दूसरे कंट्रीज हैं जो बहुत हाई बजटिंग कंट्रीज हैं उसमें बहुत ज्यादा बैंक स्टेटमेंट और चीजें और वीजा रेशियोज जो है हमें प्रॉब्लम चल रही है। तो मलेशिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री जिसमें अगर आपने
4 years का बैचलर्स किया हुआ है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गो टू मास्टर्स और सही। पीएचडी प्रोग्राम, तो आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सकते हैं। अच्छा। इसका वीजा रेशो बहुत अच्छा है और इसमें वो किसी किस्म की प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। सेम थिंग जब हम फैमिली का सोचते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमें बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांगली चाहिए, चले आप फीस तो कहीं ना कहीं से पे कर ही देते हैं, लेकिन जब आप फैमिली को ऐड करते हैं किसी भी कंट्री में तो आपको सिंगल पर्सन के लिए अलग चाहिए होती है, और जब आपके 2 से 3 फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं तो उनके लिए अलग बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तकरीबन ये 1 करोड़ से भी ऊपर जाती है। लेकिन मलेशिया में फायदा ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए जाएं या पीएचडी के लिए जाएं, सो यू नो नीड टू शो बैंक स्टेटमेंट, आपको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू पे द वीजा फीस प्लस यूनिवर्सिटी फीस, और आप अपनी फैमिली को लेके मूव हो सकते हैं, और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वीजा रेशियो भी बहुत अच्छा है। पीएचडी करना चाहें, मास्टर्स करना चाहें, अपनी पूरी फैमिली को लेके मूव हो जाए। सही। अच्छा, अगर कोई विजिट पे जाना चाह रहा है तो उसके लिए बताएं मलेशिया, वो उसके क्या प्रोसेस होता है? विजिट के लिए भी बिल्कुल जा सकते हैं। विजिट का भी जो है वीजा रेशो बहुत अच्छा है, उसमें भी जो है वो आप डिफरेंट कंट्रीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजें हो सकती हैं, तो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा, वो उसका प्रोसेस क्या है मेहरीन, उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि आपके पास जो है वो मींस जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने जो है वो कौन से कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं, उसकी क्या वजह है, उसके इश्यूज नहीं होते। एक्सप्लोर करने के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर करने के लिए आप जा सकते हैं। और कितने दिन का वीजा मिलता है? 3 मंथ्स का या 15 दिन का? किस तरह से विजिट में वीजा मिलता है? 15 days to 3 months plus 6 months, it totally depends on you। वो मिल सकता है, वो कोई प्रॉब्लम इश्यूज नहीं है। सही। चलिए जी, मेरीन हमारे साथ है शो में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर से वही बात करेंगे कि कम पैसों में, सस्ते बजट में, कम बजट में मुल्क से बाहर कैसे जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट हैं उनके पास तो वाकई पैसे नहीं होते, तो वो कुछ ना कुछ मैनेज करके, कुछ कम पैसे मैनेज करके कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ जा सकते हैं और इन पाथवे रिक्वायरमेंट्स के थ्रू फिर वो आगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। इस पर होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम वीज़ा प्लान के हवाले से बात कर रहे हैं, स्टडी प्लान के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है। अब कुछ बात कर लेते हैं पीएचडी के हवाले से कि जिन्होंने पीएचडी किया होता है वो किस तरह से इस रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरे उतरते हैं और क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए उनको, कैसे अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, देखिए हमारे पास जो बेसिकली स्टूडेंट्स आते हैं वो द मेन थिंग उनका यही होता है, टारगेट यही होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बेसिकली मूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें होता यह है कि पाकिस्तान में अगर वो पीएचडी करें, दे हैव ऑलरेडी डन इंटरमीडिएट, देन बैचलर्स, देन मास्टर्स, अब वो पीएचडी को एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं कि भाई हम कहीं और जाके जो है वो पीएचडी करें। तो और उसमें प्रॉब्लम ये होता है, उसमें एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि अगर वो फैमिली के साथ मूव करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और स्टूडेंट्स जो है वो मलेशिया जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे हैं, या इंजीनियरिंग में बहुत सारे मैकेट्रॉनिक्स हैं, या फिर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर इस तरह के पीएचडीज या रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं बाहर ही अवेलेबल होते हैं। तो मलेशिया एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो है वो हर किस्म के पीएचडी के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो मौजूद है। स्टूडेंट्स वहां से कर सकते हैं और इजीएस्ट स्टेप, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा सा हो जाता है कि भाई विद इन 3 years यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी, लेकिन मलेशिया में एक पॉजिटिव चीज ये है कि इफ अगर आपका जो है वो 3 years से ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है, अगर वो 5 years पे जा रहा है या 6 years पे जा रहा है या 7 years पे जा रहा है, तो वो भी जो है वो यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं। आप फर्स्ट ईयर में कुछ कोर्सेज लें, सेकंड ईयर में कुछ कोर्सेज लें, और वो 6 years तक जो है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। उसमें एक चीज ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर कुछ कोर्सेज उठा रहे हैं और जो है वो उसमें आपको जो है वो फीसेस आपको कम स्पेंड करनी है, तो आप सेकंड ईयर में कुछ जो है वो ज्यादा कर सकते हैं, फिर थर्ड ईयर तो वो आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो उसमें किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। उसमें प्लस हाँ जी कंटिन्यू करें जी। जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम मेन एप्लीकेंट की बात करें तो 20 hours पर वीक अलाउ होता है। स्टूडेंट जो है वो जो पीएचडीज होते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो और जॉब्स ही करें, उनके लिए जो है वो रिसर्च के जो डिपार्टमेंट्स है मलेशिया में वो ऑफर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मास्टर्स कर चुके होते हैं, वो उसी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई पीएचडी के हवाले से सोचना चाह रहा है और किसी कम बजट में सोचना चाह रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि मलेशिया को जरूर एक्सप्लोर करें। एक तो वो मुस्लिम कंट्री है, प्लस हर किस्म का कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। ड्यूरेशन आप जो है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, फैमिली सेट कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बहुत कम कंडीशंस हैं, वरना तो यूजुअली आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मेरीन, ये कंफर्म कीजिएगा।
आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है और उसमें होता ये है कि अगर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कोई रिक्वायरमेंट होती है ना, तो मलेशिया की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना एक उन्होंने बहुत बहुत आसान सा एक टेस्ट डिजाइन किया हुआ है और वो स्टूडेंट्स का लेती हैं और उसमें जो है वो क्लियर भी हो जाते हैं, कोई इश्यूज नहीं होते। अच्छा, लेकिन ये वहीं जाके जब स्टूडेंट वहां चले जाते हैं तो फिर वहीं जाके वो टेस्ट उनको क्लियर करना होता होगा ना? एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। और उसमें होता यह है कि स्कॉलरशिप्स बहुत है। स्कॉलरशिप्स अगर आप जो है वो इंटरमीडिएट की बात करें, बैचलर्स की बात करें या पीएचडी की बात करें, वो लोग स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा ऑफर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने फुली फंडेड भी जो है वो ऑफर किया हुआ है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो फुली फंडेड आके वहां पे पढ़ सकते हैं। कुछ जो है वो पार्शली फंडेड भी करते हैं। इवन के बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जो है वो ऑफर ये करती हैं कि भाई आप जो है वो पाकिस्तान में रह के भी अपना पीएचडी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब्स हैं और वो ड्रॉप नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंटरनेशनली एक जो है वो डिग्री लेना चाह रहे हैं। तो वो इस तरह भी कर सकते हैं कि वो 4 मंथ्स जो है वो वहां स्पेंड कर लें और जो है वो 6 मंथ का यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं वहाँ पे। सही, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। और बात वही है कि और इससे कम रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? आपको आइल्स नहीं चाहिए, वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट मलेशिया। फिर आप मैट्रिक के बाद भी वहाँ जा सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स के साथ भी आप अपनी फैमिली लेके जा सकते हैं। कम बजट में 6 से 7 लाख रुपए में आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। वो क्वालिटी लाइफ या वो एजुकेशन जिसके थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ बेहतर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं। और फिर जो ये पाथवे रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उसका पार्ट हैं तो वहाँ से फिर आप आगे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स। ये बताइए, इनके लिए ऐसा कौन सा मुल्क है जो ऑन अराइवल होता है और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को किस तरीके से मुल्क के बाहर वीज़े मिलते हैं और कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती है? इनके लिए क्या वही रिक्वायरमेंट होती है जो एक आम स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक इंटर, मैट्रिक या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर जो लोग पढ़ रहे होते हैं, या फिर इनके लिए रिक्वायरमेंट्स किस तरह होती हैं? मतलब कोई बहुत टफ क्राइटेरिया है या इनके लिए कुछ आसानियाँ हैं? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर एक स्टूडेंट ने अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, अगर वो जाना चाह रहा है तो उसके लिए सिलसिला ये होता है कि या तो वो किसी जो है वो कोर्स में एनरोल्ड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल किसी डिप्लोमा कोर्स में या किसी सर्टिफिकेट कोर्स में जो है वो एनरोल्ड हो जाए, सो ही और शी कैन मूव, ठीक है, वहां से वो सर्टिफिकेट इस तरह करके एंड देन जो है वो वहां पे उसके लिए चीजों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर जो है वो प्रॉपर डिग्री के लिए ही जो है वो एनरोल्ड हो, द सेम थिंग कि अगर वो पीएचडी के लिए एनरोल्ड होता है या पोस्ट डॉक्टरेट के लिए एनरोल्ड होता है तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि आपने यहाँ से बैठ के, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोर्स के लिए एनरोल्ड हो रहा है तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी अगर आप जो है वो किसी रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आपके पास वहां पे उस कंट्री में उसका जो है वो कोई ना कोई प्रोफेसर मौजूद है जो उसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है। ऐसा नहीं कि हमें जो है वो आप वहां पहुंचे और फिर आप फाइंड आउट करें, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री, आपने सारी चीजें कर ली हैं, अब आपको जो है वो आगे वर्क करना है, चीजें करनी है। मतलब इन शॉर्ट की जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वो क्या आसान है, मुश्किल है, ऑन अराइवल क्या है, सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है उनके लिए? देखिए, इसका इजीएस्ट वे ये है कि आप यहीं से बैठ के वर्किंग करें, पाकिस्तान से बैठ के वर्किंग करें, यहीं से प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करें, यहीं से उसकी ढूंढें। मींस हर जो है वो फील्ड में रिसर्च प्रोफेसर्स जो है वो अलाउ नहीं होते उनके पास ना, वो हर फील्ड में अलाउ नहीं करते। जैसे हमारी पाकिस्तान में कुछ फील्ड ऐसी हैं जो कि बाहर नहीं चलती, तो आप यहाँ से बैठ के पहले तो यूनिवर्सिटीज में या जो है वो उन जगहों पे आप देखें कि वहां पे जो है वो कोई ना कोई प्रोफेशनली रिसर्च वर्क हो भी रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स की डिमांड जो है कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, जहां आपको लगता है कि ये कंट्री जो है बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टैलेंट, पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स को हायर करती है? देखिए, यूके में भी बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत है, कनाडा में भी बहुत है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छा बजट है, इफ यू कैन शो द गुड बैंक स्टेटमेंट और जो है वो आप जो है आपकी एक प्रॉपर पर जो है वो एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, सो आप यूके भी मूव कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर सकते हैं, कनाडा भी मूव कर सकते हैं। वीजा रेशो सबसे अच्छा जो चल रहा है वो यूके का चल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो है वो कनाडा का आता है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का आता है। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आपके पास रिसर्च वर्क है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आप इन तीनों कंट्रीज में मूव हो सकते हैं। सही, चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन तीनों कंट्रीज़ में मूव हुआ जा सकता है। और बात वही है कि अगर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इस तरह से होती हैं या इतना आसान प्रोसेस होता है तो व्हाई नॉट, लोगों को जाना चाहिए, लोगों को अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो मैं शॉर्टली ये पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगी कि उनको आइल्स कब कर लेना चाहिए?
देखिए आइल्स की प्रिपरेशन तो ये एक ऐसा इंग्लिश टेस्ट है जो ऐसा नहीं है कि आप जो 2 मंथ्स की प्रिपरेशन से जो है वो आपको आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है। बिल्कुल। उसमें होता ये है कि हमें मतलब अपने ही बच्चों को वो चीज जो है वो बचपन से देनी चाहिए कि अगर आपके जो है वो घर का माहौल ऐसा है तो यू हैव टू बी, मतलब स्पीकिंग आपकी अच्छी हो, रीडिंग, ये सिर्फ 2 से 3 महीने में नहीं आ जाता। लेकिन बहरहाल जाहिर है जब हमें एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उसका प्रॉपर टाइम ये होता है कि जब आपका इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में हो जाकर, फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में सेकंड ईयर जब आपका स्टार्ट हो, आप उसी वक्त से प्रिपरेशन शुरू करें। आप नेट पे चीजें सर्च करें, आप जो है वो राइटिंग की प्रैक्टिस करें, रीडिंग की प्रैक्टिस करें, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करें। एंड देन जो है वो फिर जब आप फुली कमांड इन सारी चीजों पे हो जाए तो फिर जो है आप टेस्ट देने बैठे और फिर जब आप देखें, क्योंकि ये आपको फौरन से नहीं आ जाएगा। आप 2 महीने का कोर्स करके या 3 महीने का कोर्स करके जो है वो आप आइल्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इट इज नॉट द पॉसिबल थिंग। तो उसमें आपका होता यही है कि आपने क्या करना है, आपने जो है वो जब आपका इंटरमीडिएट स्टार्ट हो या फिर जब आपका जब बैचलर स्टार्ट हो, जब आप मास्टर्स जा रहे हो, तो आप फुली प्रिपेयर्ड पहले से हो। आप पहले से बहुत सारी चीजें सर्च करें, इंटरनेट पे हर चीज मौजूद होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी ना किसी ट्यूटर को हायर करें या आप जो है किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में जाके जो एडमिशन लें। आप जो है वो कहीं जो है वो आप खुद भी जो है वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इंटरनेट से बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया महरीन, आप हमारे साथ थी और आपकी कीमती वक्त के लिए बेनतहा शुक्रिया। आज मालूमाती गुफ्तगू हुई जिसमें लोगों को ये पता चला होगा कि डेफिनेटली वो किस तरीके से बाहर मुल्क जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर हो कि अगर उनके पास कम बजट है और वो ये सोचते हैं कि नहीं जी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो मलेशिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्री कि जो बैंक स्टेटमेंट की एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए तो उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है तो फिर भी आप ये इस प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट थिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड दोज दे वांटेड टू गो टू अब्रॉड। अच्छा जी, आज के शो से फिलहाल इतना ही। और आज का शो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा सिटी 21 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैव अ सेफ वीकेंड। दूसरों का ख्याल रखिए और साथ साथ नेकियां करें, नेकियां अपनी नेकियों में इजाफा करें। सो कीप वॉचिंग सिटी एट 10।